नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी हलचल तेज हो गई। दरअसल सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिल्ली में की, लेकिन संदेश दिल्ली से भोपाल तक गया। सार्वजनिक रूप से पहली बार सिंधिया खुलकर राहुल गांधी पर हमला करते दिखे। सिंधिया का राहुल पर यह हमला तब हुआ जब मध्य प्रदेश में विधानसभा की घड़ी करीब आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। कमलनाथ वन मैन आर्मी की तरह सारे फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अहंकार को सिंधिया की ललकार के जरिए बीजेपी चुनाव में कैश कराने की कोशिश में दिख रही है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे और सवाल ये कि अहम की लड़ाई बनी कांग्रेस में घमासान की वजह। सवाल ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों करनी पड़ी थी बगावत। ये तमाम सवाल हैं जिन पर होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जी हां, पहली बार सिंधिया सीधे राहुल गांधी पर खुलकर अटैक करते दिखे। दरअसल बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली से भोपाल तक कांग्रेस को काउंटर करने के लिए सिंधिया को आगे कर बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिंधिया की कांग्रेस के खिलाफ तल्खी तभी शुरू हो गई थी जब 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पसीना बहाने के बावजूद सेहरा कमलनाथ के सिर बंध गया और सिंधिया को राहुल गांधी ने संयम का पाठ पढ़ा दिया। इसके बाद सिंधिया ने किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेरा। वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरे। उधर सिंधिया की नाराजगी को भांपने के बजाय कमलनाथ ये कहते रहे कि सिंधिया को सड़क पर उतरना है तो उतरे। लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे किस तरीके तो उधर जाएं, चलो लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे किस तरीके तो उधर जाएं, चलो। बहरहाल इससे कमलनाथ का अति आत्मविश्वास कहे या अहंकार, सिंधिया ने पार्टी को अलविदा कहे बीजेपी का दामन थाम लिया और इसके साथ ही 15 साल बाद मिली सत्ता कांग्रेस के हाथ से 15 महीने में ही निकल गई। प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। अब जब एक बार फिर विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब आ रही है तो सिंधिया फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस अति आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अति आत्मविश्वास, अहंकार और सियासी वार पलटवार किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाता है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि सक्सेना जी हैं, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश पांडे जी, आज अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया आए। आप लोग लगातार हमलावर हैं राहुल गांधी पर, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस तरीके से आना, हमला करना, क्या ये कनेक्ट करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस में किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से कुछ नेताओं को स्पेशल वहां पर तरजीह दी जाती है, या मकसद कुछ और था, या मकसद मध्य प्रदेश की राजनीति से भी कनेक्ट किया जा रहा है? जिस तरह से सियासी ड्रामा इस बीच में राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने, खासतौर से उनकी लीगल टीम ने किया देश के सामने, ये बड़ा हास्यास्पद। मामूली से केस में सूरत के कोर्ट में जाकर के तीन स्टेट के चीफ मिनिस्टर वहां जाकर राहुल जी के साथ उनकी चमचागिरी चापलूसी में जाएं, कोर्ट के सामने दबाव बनाए, चूंकि
मतलब 3 स्टेट के मुख्यमंत्री अगर जाएंगे, निश्चित रूप से कोर्ट में दबाव बनता है। उसके अलावा कांग्रेस में जो सियासतदान होते हैं, उनके न्यायपालिका को इतना उनके कमजोर चाकू मानते हैं क्या चमचे सर होते कि हैं। 10 लोग जाएंगे, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो, या वो तो लोकेश मुख्यमंत्री साहब हो? आप सवाल मुझसे कर ले या सवाल का जवाब सुन लीजिए। 35 साल की मेरी भी पत्रकारिता रही, कृपा पूर्वक मेरा पहले सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप कुछ सवाल करें, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। नहीं तो न्यायपालिका इतनी कमजोर है क्या हमारी? इस तरह से डिबेट नहीं सर होती। अभी आप तो मुझे डिबेट सवाल शुरू करें, हुई जवाब है, इतने सुनिए। नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी तो लोकेश डिबेट जी, शुरू हुई है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। मैं न्यायपालिका के बारे में बोल तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए पहले आप। नहीं तो डिबेट अभी शुरू हुई है सर, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। पूछिए आप। हाँ, मेरा सवाल यह है कि अगर कोई खड़ा हो जाएगा वहां जाकर तो न्यायपालिका पर दबाव आ जाएगा। ऐसे तो देश भर में तमाम मामले हर कोई दबाव बना सकता है। बिल्कुल देखिए, ऐसा है, न्यायपालिका में जिसका केस होता है या वो जाए, जो विधान होता है, मैं भी कानून का छात्र हूं, मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। जिसका केस होता है या वो जाता है, इसके साथ वो लोग जाते हैं न्यायपालिका में जो उससे संबंधित होते हैं। 3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर का जाना ये तो ठीक है, एक वानगी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जिस तरह से मानहानि के केस में क्या होता है, न्यायपालिका ने पहले भी कहा था कि अगर राहुल जी माफी मांग ले, या एक खास ये भी होता है अगर राहुल जी कहते कि जिस व्यक्ति ने इस चीज को लेकर मेरे खिलाफ डिक्लेरेशन शूट किया है, अगर वो जिसका मैंने नाम भी नहीं लिया है, अगर मेरी इस बयानात से उसको उसके नाम को या उसकी ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफी मांग ले, तो बात खत्म हो गई थी वहीं पर। अब बात को आपने बढ़ाया, न्यायपालिका में गए तो कम से कम माफी जाते थे जो प्राइम एक्यूज थे। उसके बाद 3 लोग और जा रहे हैं, फिर गए जो गए। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक कल्चर है, लोकेश साहब आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, आप जानते हैं, यहाँ चापूसी चमचागिरी करने वालों को तरजीह दी जाती है। हमारे पैनल में आदरणीय रवि सक्सेना जी बैठे, कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता रहे। जरा पूछेगा इनसे, इतने सम्मानीय व्यक्ति को भी कांग्रेस में तरजीह नहीं दिया गया। तो कांग्रेस सिर्फ एक कोठरी के अंदर इर्द गिर्द है। अगर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा तो गलत नहीं कहा कि विशेष लोगों को तरजीह दी जाती है कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल उन्होंने यही बात किया है और गलत नहीं है। और एथिक्स की बात है, मॉरलिटी की बात है। और सिंधिया जी ने जब कांग्रेस छोड़ा तो उनका क्या कहना था कि साहब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, राष्ट्र सेवा करने के नाते मैं जनता के साथ खड़ा दिखूंगा। कमलनाथ जी ने अहम में कह दिया कि ठीक उतर जाए मैदान में, ये कोई बात हुई? डेमोक्रेसी में बैठ के बात करना चाहिए ना, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष तक उन्हें नहीं बनाया, ये छोड़िए राज्यसभा की सीट तक नहीं दिया जिस व्यक्ति ने आपको चुनाव जिता करके दिया। अब आप सवाल करिए। तो सवाल तो यही है ना कि अगर उनके नेता उनका समर्थन कर रहे हैं तो आज सिंधिया का आना, क्या सिंधिया का आना इसलिए भी स्पेशल हो जाता है कि भाई वो छोड़कर आए पार्टी और इस वजह से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश यहां से, या फिर सिंधिया खुद अब मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सामने से आकर एक्टिव हो रहे हैं? ये भी सवाल है। बिल्कुल अच्छा सवाल है लोग। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पृष्ठभूमि राजनीतिक है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। उनके फादर स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया जी देश के HRD मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, बहुत सारे मंत्रालय के मंत्री थे और एक प्रोमिनेंट परिवार है मध्य प्रदेश का, देश का श्रीमंत परिवार है। वो राजाओं की महाराजाओं के ऊपर का परिवार। क्योंकि मध्य प्रदेश से उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जरूरी है, मध्य प्रदेश के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनको अधिकार है और देश के 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के वो माननीय मंत्री हैं। उन्होंने कहा और इस विषय पे भी कहा, राहुल गांधी जी पे भी कहा, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय महासचिव थे, जब वो छोड़े उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के साथ उसी उसमें शेयर करते थे वो। खैर उस परिदृश्य में इस बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन सिंधिया जी ने जो कहा वो वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देख के कहा, वर्तमान राजनीतिक वातावरण को देख के कहा, राजनीतिक शुचिता को लेकर किया और जिस तरह से कांग्रेस में उसी चमचागिरी बंदरबांटनी चल रही उस पर उन्होंने कहा। यही सवाल है रवि सक्सेना जी कि आज सिंधिया आते हैं सामने, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लेकिन असर मध्य प्रदेश में इसका दिख रहा है। अब सिंधिया जिस तरह के कांग्रेस के कल्चर की बात करें, वो तो खुद लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आज उस कल्चर पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कुछ नेताओं को स्पेशल तरजीह दी जाती है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही वार किया गद्दारी कटार का। ये वही सिंधिया हैं और ये जो बैठे हैं ब्रजेंद्र जी, ये दोनों कांग्रेसी हैं। बीजेपी के पास तो अब आदमी नहीं बचे, ये दोनों कांग्रेसी हैं, आए थे बीजेपी में गए हैं और वहां पर अब बातें कर रहे हैं। यही सिंधिया को जब तरजीह दी जाती थी, विशेष दर्जा दिया जाता था, राहुल जी के घर में कभी भी आ जा सकते थे, पिता की मृत्यु के तत्काल बाद सांसद का टिकट दिया गया, मंत्री बनाया गया, तब आपको विशेष दर्जा दिखाई नहीं दे रहा था। जब आप राहुल जी की बगलगीर होते थे, उनकी थाली से निवाला खाते थे,
जिस राहुल ने अपने थाली का निवाला दिया, जिन सोनिया जी ने गले लगाया, प्यार दिया, मां का प्यार दिया, आज उन्हीं के लिए इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं शर्मसार हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है इतिहास में कि ये वो लोग हैं जिनने की महारानी लक्ष्मीबाई के साथ भी दगाबाजी की थी। आज उसको अक्षरश साबित कर रहे हैं कि ये किसी के नहीं हैं, ना ये बीजेपी के हैं, ना ये कांग्रेस के हैं, ये केवल और केवल समय के यार हैं और उसी का फायदा उठाने के लिए इसी तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी जो इन्हें अपने गले लगाते थे, ये कभी भी राहुल जी के घर जा सकते थे। प्रियंका गांधी जी के साथ चेंबर में बैठते थे, सेम चेंबर में बैठते थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। आज वो गांधी और नेहरू परिवार पर बात कर रहे हैं। वो साम्राज्यवादी लोग, सामंती लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिनसे कि छीनकर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की। लेकिन वो सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं ना कि जब केस राहुल गांधी का था विशेष दर्जा तो दिया जाता वहां है। पर 3 मुख्यमंत्री क्या करने गए? ये क्या हमारी न्याय व्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश थी? ये क्या था? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है। नहीं, लेकिन मुझे आप बताइए, अगर कोई किसी के समर्थक किसी के साथ जाते हैं तो क्या न्यायपालिका इतनी कमजोर है इस देश की कि वो दबाव में आ जाएगी और कोई भी निर्णय दे देगी? वाह, क्या बात है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि न्यायपालिका का निर्णय है, उसको शिरोधार्य कीजिए। जब हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तो कहते हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। भाई, हर व्यक्ति, वो राहुल गांधी जी देश के और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ अगर लोग जा रहे हैं, उनके समर्थक उनके साथ जा रहे हैं, पार्टी के लोग उनके साथ जा रहे हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री उनके साथ जा रहे हैं, तो इसमें न्यायपालिका के ऊपर कौन सा दबाव पड़ गया भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूं कि मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अडानी और अंबानी को बचाने के लिए आज किसी भी तरह का हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। आज क्यों, जब राहुल गांधी जी ने पूछा कि अडानी जी और मोदी जी के क्या संबंध है, इस पर जवाब दीजिए। कितनी बार आपने उनके साथ विदेश यात्राएं की, उस पर जवाब दीजिए। जब आप विदेश यात्रा पे जाते हैं उसके तत्काल बाद उस देश का, लेकिन एक सवाल और पूछा जा रहा है रवि सक्सेना जी, उसके बाद मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। उस पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आज सामने आए, उन्होंने जब आरोप लगाने शुरू किए तो उसके बाद सवाल यह कि कांग्रेस ने कुछ सीखा उसके बाद, क्योंकि पार्टी को जोड़कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और सिंधिया छूटे तो सरकार गई। अभी भी कमलनाथ या वन मैन शो की तरह पार्टी चला रहे हैं या पार्टी में एकजुटता आई है उनके जाने के बाद? क्योंकि अभी भी देखिए, आपने खुद जिक्र किया ब्रजेश पांडे जी का, वो तो अभी हाल में गए जब चुनाव आए निकाय के, तो अभी भी पार्टी को छोड़ रहे हैं लोग। लोकेन जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी न कभी टूटी है न कभी टूटेगी। कई लोग आए, कई चले गए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो और कैसे टूटती है सर पार्टी? पर एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि क्या सवाल लोकेन जी? हेलो, हाँ, ये सवाल था कि पार्टी फिर टूटती कैसे है? हाँ, अगर पर कोई एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। नहीं, मुझे आप बताइए, जिसको जाना है, जिसको स्वार्थ की राजनीति करनी है, जिसको गद्दारी की राजनीति करनी है, वो तो जाएगा। जिसको जाना है वो जाएगा, और जिसको रहना है विचारधारा पर रहना है। भाई, आज आप कांग्रेस की विचारधारा पे चले, आपके पिताश्री उस कांग्रेस की विचारधारा पे थे, और आपने अचानक जो है एक उसकी विपरीत विचारधारा को अंगीकार कर लिया। क्यों किया भाई? ऐसा क्या पड़ गया था? आपके 5-5, 6-6 समर्थक मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, आपके विधायक जो है वो सब महत्वपूर्ण पदों पर थे। माननीय कमलनाथ जी ने, उस मीटिंग में मैं स्वयं मौजूद था, माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि मेरे लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बेटे के समान हैं, मैं इनको अपने बेटे जैसा प्यार करता हूं, और जब भी मौका आएगा, ये बोल दिया कि सड़क पर उतर जाए जिसको उतरना है। वही तो अहंकार की लड़ाई थी, शायद सारी मैं की लड़ाई थी, पूछ की लड़ाई थी, और उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई। मैं लोकेन जी आपसे पूछना चाहता हूं, इनने कहा कि हम जो है सड़क पर उतर जाएंगे, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी में गए हुए इनको 3 साल होने को आ रहे हैं। ये बताएं, क्या इन्होंने जिस काम के लिए ये आना चाहते थे सड़क पर, नियमितीकरण के लिए, क्या वो दिलवा पाए?
क्या भारतीय चलिए मैं वो जनता सवाल पार्टी ने पूछूंगा। ये प्रदीप कहने का तिवारी उनका जी बहुत देर साहस से है? इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी, क्या आज अडानी पर सिंधिया सवाल ने जिस पूछने तरीके का से उनका हमले साहस करने है? शुरू हुए एक एक कर, ये किस तरफ इशारा कर रही हैं चीजें? क्योंकि वो राहुल गांधी के शायद उन करीबी नेताओं में रहे जो संसद में भी साथ बैठते थे, वो आकर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा देते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की परिस्थितियां कुछ उनके अनुकूल नहीं समझ में आती है। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी, लेकिन उसके बाद भी पूरी टीम को संभाल नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की व्यवस्था ये बनती चली जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देखें, कमलनाथ जी काफी सक्रिय लीडरों में रहे केंद्र में, और केंद्र में कई बार मंत्री रहे, काफी गंभीर नेचर के व्यक्ति हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को समेटने में, एकजुटता लाने में कहीं उनके बीच में कोई न कोई कमी रह गई। इसी कारण है, देखिए अजय सिंह राहुल बिंद में, अरुण यादव टीकमगढ़ क्षेत्र में, और इस तरह से कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जैसे कांतिलाल भूरिया जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी असहाय महसूस कर रहे हैं। कारण यह है कि जब एक दूसरे की एकजुटता नहीं होगी, एक दूसरे से समन्वय नहीं होगा, दोनों की एक रणनीति नहीं बनेगी, तो मुझे लगता है कांग्रेस को उठा पाने में कहीं न कहीं कार्यकर्ता उतनी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको सभी नेताओं को साधना है तो वो कार्यकर्ता भी उनके साथ सध जाते हैं। कारण यह है कि जब भी आप देखेंगे, चाहे महाकौशल हो, बिंद हो, वो कहीं न कहीं अपने आप को उपेक्षा महसूस करता है कांग्रेस में। यही कारण है कि युवा कांग्रेस हो या और बहुत सारे इनके जो अनुसांगिक संगठन है, वो भी कहीं न कहीं कमजोर हुए हैं। प्रयास इनका ये है, कांग्रेस जब मजबूती से आगे बढ़ेगी, जब इनके कार्यकर्ता और इनके सारे जो पुराने लोग हैं वो इकट्ठे होकर कांग्रेस में आकर और चुनाव लड़ेंगे, तब मुझे लगता है कांग्रेस की परिस्थितियां ठीक हो पाएंगी। जी प्रदीप जी, लेकिन कुछ बदला है कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद, क्योंकि अभी भी कमलनाथ फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं। क्या जिन नेताओं का आपने जिक्र किया वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उस तरह का दबाव बना सकते हैं या उस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं, या कमलनाथ को पीछे से वो सपोर्ट कर चुनाव में जीत दिला सकते हैं? इन नेताओं की भूमिका, क्योंकि सिंधिया से अलग, किस तरीके से देखी जाए फिलहाल प्रदेश में? देखिए, सिंधिया जी जब थे तो मुझे लगता है उस समय कमलनाथ जी और सिंधिया जी समकक्ष लीडरशिप किए हैं। दिग्विजय सिंह भी उनके साथ रहे, तो वो उस परिस्थितियां कुछ उनके अनुकूल नहीं रही, इसलिए सिंधिया जी को यहाँ से कांग्रेस से हटना पड़ा। लेकिन अब चूंकि कमलनाथ जी काफी समझदार और संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए उनको ये चाहिए कि जितने बड़े धड़े हैं उनको साथ में ले आकर, और जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, उसी तरह से अजय सिंह जी को कोई न कोई राजनीति में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इनको साथ लेके चलना चाहिए था। अरुण यादव जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, सज्जन वर्मा है, ये बहुत सारे लीडर हैं जो सक्षम है और अपने क्षेत्र में एक अपनी पैठ रखते हैं। तो इन सारे लोगों को साधने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल में ब्रजेश जी आपसे पूछ लेता हूं, जो आरोप लगाया गया अभी रवि सक्सेना जी की तरफ से कि सिंधिया जिन बातों को लेकर आए थे बीजेपी में, वो पूरी हो गई क्या? देखिए लोकेश साहब, मैं रवि सक्सेना जी को इतना ही कहूंगा कि दास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीज भेव न कीज, मोह पड़ा जागे सभी उल्टा सीधा बीज। चलिए संपर्क टूट गया। इंडिया की हो या मैं हूं या जो भी नेता कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो आए विषय का इनको विचार करना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात प्रदीप जी ने कहा, इसको एक मैं आपको दृष्टांत करना चाह रहा हूँ। गोविंद सिंह राजपूत जी मध्य प्रदेश के मिनिस्टर, रेवेन्यू विभाग उनके पास, वो जाकर के चेकिंग करने गए पटवारी तहसीलदार की। कमलनाथ जी के यहाँ से फोन जाता है सीएम ऑफिस से और चलता है पता गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती। इस तरह से जो मध्य प्रदेश के प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ स्थिति वाकया, सिंधिया जी के साथ जितने भी मंत्री बनाए गए, सिंधिया जी के कहने पर सब उपेक्षित कर दिए गए थे कमलनाथ जी की सरकार ने। चेहरा दिखाया आपने, देखिए चुनाव समिति का अध्यक्ष होता है, प्रमुख पद में होता है। पूरे फेस मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी घूमे, जगह जगह गए, विंध्य क्षेत्र, महातोषर, मध्य भारत, हर जगह सिंधिया जी ने सभाएं किया। सिंधिया जी का चेहरा दिखा करके सरकार बनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और जब नतीजा है तो धार के 3 पाक की तरह आपने बूढ़े आदमी को मध्य प्रदेश की कमान संभाल दिया। राहुल गांधी जी ने कहा था कि वचन पत्र की मांगे जो है हम 6 महीने के अंदर पूरी करके दिखाएंगे, उसका 2% की इम्प्लीमेंटेशन नहीं। चलिए समय बहुत सारे मुद्दों पे कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। रवि सक्सेना जी माफी चाहूंगा, समय नहीं दे पाऊंगा, समय इतना ही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार राहुल गांधी, जो कि उनके कभी करीबी हुआ करते थे, उन पर सीधा निशाना साधा। इसके काफी मायने प्रदेश की राजनीति में निकल रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।